एक लड़का जो कि विदेश में रहकर डॉक्टरी का कोर्स कर रहा था, जैसे ही उसका कोर्स कंप्लीट होता है तो उसके बाद वो एरोप्लेन से इंडिया आता है। इंडिया आने के बाद जैसे ही वो एयरपोर्ट पर उतरता है तो उतरने के बाद उसे बहुत जोरों की भूख लगती है। तो एयरपोर्ट से थोड़ी ही दूर एक होटल था, उस होटल में वो खाना खाने के लिए घुसने लगता है। लेकिन जैसे ही उस होटल के अंदर वह घुस रहा था तो वह देखता है कि वहां पर एक बुजुर्ग महिला पोछा लगा रही है, जिसकी शक्ल उसकी दादी से काफी ज्यादा मिलती है। उसके बाद वह लड़का उसे अपनी दादी के नाम से पुकारता है, तो तभी वह बुजुर्ग महिला एकदम से उस लड़के की तरफ देखती है और देखते ही एकदम से आकर उसके गले से लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। उस लड़के को समझने में तनिक भी देर नहीं लगती है कि यह और कोई नहीं, मेरी ही दादी है और ये यहाँ पर इस हालत में कैसे। इसके बाद वह लड़का अपनी दादी से यहाँ पर यह काम करने का कारण पूछता है, तो उसकी दादी रो रो कर उसे सारी कहानी बता देती है। इस कहानी को सुनने के बाद वह लड़का अपने माता पिता के साथ कुछ ऐसा करता है जिसकी उसके माता पिता ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्या किया था उस लड़के ने अपने माता पिता के साथ, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक घर के अंदर 4 सदस्य रहा करते हैं, जिनमें से 2 तो माता पिता हैं और एक उनका बेटा है। बेटे की शादी हो चुकी है और शादी के बाद उनको एक लड़का हुआ था, जो लड़का विदेश में रहकर डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है। बुजुर्ग दंपत्ति में से जो पति होता है उसका नाम होता है सूर्यकांत और पत्नी का नाम लता होता है। सूर्यकांत जी और लता जी दोनों काफी ज्यादा बुजुर्ग हो चले हैं और इसके बाद अक्सर उनकी तबीयत खराब रहा करती है और उनके बेटा बहू उनकी अच्छे से देखभाल नहीं किया करते हैं। अक्सर उनकी बहू उनको बासी खाना खाने के लिए दे दिया करती और इसकी शिकायत जब अपने बेटे से किया करते तो बेटा उल्टा ही अपने पिता पर चढ़ जाया करता और कहा करता कि तुम लोग ऐसे ही खा लो, अब तुम लोग करते भी क्या हो, जो तुम लोगों को ताजी खाना चाहिए और इस तरह की बातों को तुम मुझसे ना ही करो तो ही अच्छा है। ऐसा कहकर वो उनको चुप करा दिया करता है। दोनों बुजुर्ग पति पत्नी एक कमरे में बैठकर फूट फूट कर रोया करते हैं और अपने पुराने दिनों को याद किया करते हैं। जब उनकी नई नई शादी हुई थी तो उस टाइम पे घर के अंदर उनकी ही चला करती थी और वो अच्छे से खाना खाया करते थे, इस तरह से नहीं जिस तरह से अब उनको खाने के लिए मिला करता है। उसके बाद भी जब तक उनका पोता यहाँ पर रहा करता था तो भी उनके अच्छे दिन थे, क्योंकि उनका पोता उनसे बहुत लाड प्यार किया करता था और अक्सर अपने माता पिता को अपने दादी और दादा के ऊपर खरी खोटी सुना दिया करता था। लेकिन दोस्तों, जब से उनका पोता यहाँ से गया है उसके बाद से उनके बेटा और बहू का अत्याचार उन पर और भी ज्यादा हो गया है। अब जो सूर्यकांत जी थे उनकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो जाती है, तो इसके बाद वे अपने बेटे से कहने लगते हैं कि बेटा मेरी तबीयत खराब है, तुम ऐसा करो मुझे हॉस्पिटल में दिखा कर ले आओ। लेकिन उनका बेटा उन पर चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे बस यही काम रह गया है क्या, मुझे और भी बहुत सारे काम करने होते हैं, अब तुम लोगों के लिए मैं हॉस्पिटल जाऊंगा तो मेरा काफी सारा समय बर्बाद हो जाएगा। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है, ना तो अपने पिता का हालचाल पूछता है और ना ही उनको पैसे देता है कि आप लोग जाकर हॉस्पिटल में दिखा लीजिए। इसके बाद जो सूर्यकांत जी की पत्नी होती है वो हिम्मत बनाती है और हिम्मत बनाने के बाद अपने पति को लेकर पास ही के एक सरकारी हॉस्पिटल में चली जाती है। वहां जाकर डॉक्टर को दिखाया जाता है और दिखाने के बाद डॉक्टर साहब बताते हैं कि इनका बीपी और शुगर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, इनको कुछ दवाइयां खानी पड़ेंगी और इसके बाद ये पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। उसके बाद दोनों बुजुर्ग दंपत्ति हॉस्पिटल से उन दवाइयों को लेते हैं और हॉस्पिटल के बाहर से एक रिक्शा करते हैं घर जाने के लिए। लेकिन दोस्तों, रास्ते में अचानक से बहुत तेज बारिश होने लगी थी और बारिश के कारण वो घर पहुंच तो जाते हैं, लेकिन उनके घर तक ऑटो नहीं जाता था। जिस रोड पे ऑटो खड़ा हुआ था वहां से घर के लिए थोड़ा सा संकरा रास्ता था और उस रास्ते पर ऑटो नहीं जा पाता है, तो ऑटो वाला उनसे उतरने के लिए कहता है। लेकिन जो लता जी होती है वो कहती है कि अभी बेटा बहुत ज्यादा बारिश है, थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो जाएगी तो उसके बाद हम लोग उतर जाएंगे, अगर हम अभी उतर गए तो भीग जाएंगे और बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन ऑटो वाला उनसे कहता है कि मुझे जल्दी है माँ जी और मुझे और भी सवारी देखनी है, अगर मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा तो मेरे रोजगार का टाइम खत्म हो जाएगा। इसके बाद दोनों बुजुर्ग दंपत्ति ना चाहते हुए भी उस ऑटो से उतरते हैं और उतरने के बाद लता जी अपने पति सूर्यकांत का हाथ पकड़कर उसे घर की तरफ ले जाने लगती हैं। इतनी ही देर में उसके बेटा बहू घर के अंदर से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि दोनों पति पत्नी एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर उनके घर की तरफ आ रहे हैं। अब इस बात को देखकर जो उसके बेटे की पत्नी थी वो अपने पति से कहने लगती है कि देखो इन लोगों ने तो हमारी नाक ही कटवा रखी है, अगर कोई और इनको इस तरह से देखेगा तो क्या कहेगा, इस उम्र में भी इनको लिहाज शर्म नहीं है। ऐसा कहकर उसकी पत्नी घर के अंदर चली जाती है और इस बात को सुनकर जो सूर्यकांत जी का बेटा होता है वो उफान मारने लगता है। वो उनकी तरफ घूर घूर कर देख रहा था और इतनी ही देर में लता जी और सूर्यकांत जी उस घर के अंदर आ जाते हैं और वहां पर आने के बाद जो उनका बेटा है वो उनको खरी खोटी सुनाने लगता है। वो कहता है कि तुम लोगों को बुढ़ापे में आस की सूझ रही है, ये कोई समय है, ये कोई तुम्हारी उम्र है इस तरह की हरकतें करने की। लेकिन तभी लता जी उसको चुप कराते हुए कहती है कि बेटा आज बारिश हुई है और बारिश की वजह से अगर तुम्हारे पिताजी का पैर फिसल जाता तो बड़ी ही दिक्कत हो जाएगी। इन्होंने तो तुमसे
तुमसे कहा था कि तुम जाकर इन्हें डॉक्टर के पास दिखा दो, लेकिन तुम्हारे पास ही टाइम नहीं था। अगर तुम ये काम कर देते तो हम लोगों को इस तरह से आने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि दोस्तों बारिश के कारण उस गली में जहां पर उनका घर था थोड़ा सा कीचड़ हो गया था, और कीचड़ के कारण ही वो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस तरह से आ रहे थे। इस बात को सुनने के बाद भी उनका बेटा उनकी तरफ घूरता हुआ देखता रहता है और अपने घर के अंदर चला जाता है। इसके बाद दोनों बुजुर्ग दंपत्ति भी घर के अंदर चले जाते हैं और वहां पर अपने कमरे के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और देखते देखते उनकी आंखों में एक बार फिर से आंसू आ गए थे और वह अपने पोते को याद कर रहे थे, जिससे वो बहुत ही ज्यादा प्यार किया करते थे। उनका पोता भी उनसे बहुत ज्यादा प्यार किया करता था। इसके बाद थोड़ी देर तक वो ऐसे ही रोते हैं और चुपचाप से अपने कमरे में सो जाते हैं। अब धीरे धीरे शाम हो गई थी और शाम के समय जो उनके बेटे की पत्नी है वो अपने पति से कहने लगती है कि इस तरह से टाइम व्यतीत नहीं होगा, इन लोगों का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर ये लोग इसी तरह से करते रहेंगे तो चारों तरफ हमारी बदनामी हो जाएगी और हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अब इस बात को सुनकर जो सूर्यकांत जी का बेटा होता है वो अपने दिमाग में एक आइडिया सोचता है और उस आइडिया को अपनी पत्नी को बताता है। कहता है कि कोई बात नहीं, कल मैं इन लोगों का इंतजाम कर दूंगा। उसके बाद सभी लोग सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह होती है और सुबह सुबह उठने के बाद जो सूर्यकांत जी का बेटा है वो अपने माता पिता से कहने लगता है कि माँ बाबू जी, आप दोनों की तबीयत खराब रहा करती है, तो आज मैं आपको शहर के एक बड़े से हॉस्पिटल में दिखाने के लिए चलता हूं। अब इस बात को सुनकर उन लोगों को आश्चर्य तो होता है, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि चलो ठीक है, बेटे को अब सद्बुद्धि आई है तो यही सही, अब इसके साथ चल देते हैं और ये हमें अच्छी तरह से हमारा इलाज करवा देगा। उसने कहा था कि आप लोगों को मैं बड़े शहर में ले जा रहा हूँ, हॉस्पिटल काफी ज्यादा बड़ा है और हो सकता है वहां पर 2-3 दिन रुकना पड़े, तो आप लोग अपने पहनने के लिए कुछ कपड़े ले लेना जिन कपड़ों को तुम वहां पर बदल सको। इसके बाद सूर्यकांत जी और लता जी दोनों अपने सामान पैक करते हैं और सामान पैक करके अपने बेटे के साथ हॉस्पिटल में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनका बेटा उन्हें अपने साथ ले जाता है और रेलवे स्टेशन से रेल में बिठाता है और रेल में बिठाने के बाद सीधा दिल्ली ले जाता है। अब दिल्ली जाने के बाद उनका बेटा उन्हें एक बड़े से हॉस्पिटल के सामने ले जाता है और हॉस्पिटल के सामने एक पेड़ लगा हुआ था, उस पेड़ के चारों तरफ एक चबूतरा बना हुआ था, उस पर बिठाता है और कहता है कि माँ बाबूजी, मैं भी डॉक्टर साहब से बात करके आता हूं, तब तक आप लोग यहीं पर बैठिए। ऐसा कहकर उनको बेटा उनको छोड़कर वहां से चला जाता है और उसके बाद दोनों बुजुर्ग पति पत्नी उसका वेट करते रहते हैं कि उनका बेटा आएगा और उन्हें डॉक्टर के पास दिखाने के लिए ले जाएगा। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ धीरे धीरे शाम हो गई थी, लेकिन शाम तक भी उनका बेटा नहीं आया था। अब इसके बाद उन लोगों को विश्वास हो जाता है कि उनका बेटा उन लोगों को इस बड़े शहर में छोड़कर यहां से जा चुका है और उनके पास एक भी रुपया नहीं था। जो कुछ थोड़े बहुत पैसे उनके पास थे वो उनके बेटे ने उनसे पहले ही ले लिए थे। अब इसके बाद दोनों पति पत्नी वहीं पर बैठे रहते हैं और इस बात के बारे में सोच सोचकर फूट फूट कर रोने लगते हैं कि हमने अपनी बेटे की चालाकी को जरा भी क्यों नहीं पहचाना, क्योंकि उन लोगों को अपने बेटे पर विश्वास था लेकिन उनका बेटा उनके साथ विश्वासघात कर गया था। अब इसके बाद जो लता जी होती हैं वो इधर उधर ढूंढने लगती हैं कि उन्हें कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां पर उनका समय व्यतीत हो जाए और उन्हें खाने के लिए खाना मिल जाए। तो लता जी सामने एक होटल बना हुआ था, उस होटल पे जाती है और वहां पर होटल के मालिक से बात करने लगती हैं। कहती है कि बेटा अगर आपको कुछ काम करवाना हो तो मैं आपका कुछ थोड़ा बहुत काम कर दिया करूंगी, बदले में आप हमें केवल खाने के लिए दे देना। हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है और मेरे पति की तबीयत काफी ज्यादा खराब रहा करती है। अब इस बात को सुनने के बाद जो होटल वाला होता है वो लता जी को वहां पर काम करने के लिए एग्री हो जाता है। उसके बाद जो लता जी होती है वहां पर काम किया करती हैं और काम करने के बाद अपने पति के लिए और अपने लिए खाना उनसे ले लिया करती हैं। अब रात के समय में जब होटल बंद हो जाता है तो जो लता जी हैं वो होटल के मालिक से कहती है कि अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो हम यहीं पर अपना समय व्यतीत कर लेंगे, हमारे ऊपर छत भी नहीं है, आपके होटल के अंदर रहेंगे, आपके होटल की चौकीदारी भी हो जाएगी और साथ में हमारा समय व्यतीत भी हो जाएगा। इसके बाद वह होटल वाला उनको रखने लगता है और वो लोग वहीं पर रहकर काम करने लगते हैं। दोनों पति पत्नी अपने बेटा बहू के बारे में सोचते हैं और अपने पोते के बारे में सोचते हैं और इसी तरह से रात को फूट फूट कर रोने लगते हैं और अपना समय व्यतीत किया करते हैं। इधर जो उनका पोता था जिसका नाम था अमन, वह विदेश में रहकर डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था और उसका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद वह अपने माता पिता के पास फोन करता है और उनसे आग्रह करता है कि मेरी दादा दादी से बात करवा दीजिए, उन लोगों से बात करे हुए काफी दिन हो गए हैं। लेकिन उसके माता पिता उससे झूठ बोल देते हैं, कहते हैं कि बेटा वो लोग तो तीरथ पे गए हुए हैं और जहां पर वो गए हैं वहां पर फोन में नेटवर्क नहीं आया करते। तो अब अमन
अपने माता पिता को बताता है कि जिस कोर्स को मैं कर रहा था वो मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया है और अब मुझे दिल्ली के एक हॉस्पिटल में इंटरव्यू देना है जहां पर मेरी नौकरी लग जाएगी। ऐसा कहकर वो फोन काट देता है और जहां पर वो पढ़ाई किया करता था वहां से इंडिया के लिए चल देता है। वह एरोप्लेन से दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतरता है और उतरने के बाद एक कैब करता है और उस हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है जिस हॉस्पिटल में उसे इंटरव्यू देना था। अब हॉस्पिटल में इंटरव्यू देने के बाद वह बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद उसे बहुत जोर से भूख लगती है। तो हॉस्पिटल के थोड़ी ही दूर एक होटल था, उस होटल में वह खाना खाने की सोचता है और उस होटल की तरफ बढ़ने लगता है और उस होटल के अंदर एक बुजुर्ग महिला पोछा लगा रही थी और जैसे ही अमन की नजर उस बुजुर्ग महिला पर पड़ती है तो उसकी शक्ल उसे जानी पहचानी सी लगती है और दिमाग पर जोर डालने के बाद वह महिला उसे अपनी दादी की तरह दिखाई दे रही थी। उसके बाद अमन पहले तो सोचता है कि शायद ये मेरा वहम होगा, मेरी दादी तो तीर्थ यात्रा पे गई है, ये यहाँ पर क्या करेगी। लेकिन जैसे ही वो उसके नजदीक पहुंचता है तो एकदम से उसे कंफर्म हो जाता है और वह एकदम से अपनी दादी का नाम लेकर उसको आवाज लगाता है। अब जैसे ही बुजुर्ग महिला अपना नाम सुनती है तो उसके बाद एकदम से देखने लगती है और वह देखती है कि सामने उसका पोता अमन खड़ा हुआ था। तो एकदम से बुजुर्ग महिला जाकर उसे गले लिपट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। अब इसके बाद अमन पहले तो उसे चुप कराता और चुप कराने के बाद उससे पूछने लगता है कि दादी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो उसकी दादी रोते हुए उसे बताती है कि बेटा मैं ही नहीं हूँ, तुम्हारे दादाजी भी यहीं पर है, क्योंकि जब दिन के समय में लता जी काम किया करती थी तो सूर्यकांत जी को होटल के ही अंदर एक कुर्सी पर बैठा दिया करती थी। उसके बाद अमन अपने दादाजी से मिलता है और मिलने के बाद पूरी बात पूछने लगता है। तो उसके बाद उसके दादा दादी उसको पूरी बात बताते हैं और कहते हैं कि बेटा हमारे साथ तुम्हारे माता पिता ने बहुत बुरा किया है और वो लोग हमें इलाज के बहाने से यहाँ पर लेकर आए थे और उसके बाद हमें यहाँ पर छोड़कर यहाँ से वापस चले गए। अब हम दोनों बुजुर्ग हैं और अनपढ़ भी हैं, हम लोगों को ना तो कोई नंबर याद है हम जो किसी को फोन कर सके, ना ही हमारे पास पैसे हैं कि हम लोग यहाँ से वापस जा सके। और फिर वापस जाए भी तो किसके लिए जाए, उन बेटा बहू के लिए जो हमें अच्छे से खाने के लिए भी नहीं दिया करते, कई कई दिन का बासी खाना वो हमें खाने के लिए दिया करते हैं। अब इस बात को सुनकर अमन उनसे कहने लगता है कि दादा दादी अक्सर मेरी आप लोगों से बात हुआ करती थी, तो उस टाइम पर आप लोगों ने मुझे इन सब चीज़ों के बारे में क्यों नहीं बताया। उसके बाद उसके दादा दादी कहने लगते हैं कि बेटा हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे, तू विदेश में पढ़ाई करने के लिए गया है, अगर हम तुमको ऐसी बातों को बता दे तो हो सकता था कि तू वहाँ से वापस आ जाए और तेरी पढ़ाई खराब हो जाए, इसी वजह से हमने तुमको नहीं बताया था। हमने सोचा था कि कुछ दिनों में तू कोर्स करके वापस आ जाएगा और उसके बाद हमारा समय अच्छी तरह से व्यतीत होने लगेगा, लेकिन हमारे बेटा और बहू ने हमें यहाँ पर छोड़ दिया मरने के लिए। अब इस बात को सुनकर जो अमन होता है उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और अपने माता पिता पर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। उसके बाद अमन दिल्ली के अंदर एक कमरा लेता है किराए का और वहां पर 2 नौकर अपने दादा दादी के लिए कर देता है जो उनके लिए खाना पीना बनाएंगे और उनकी अच्छी तरह से देखभाल करेंगे। और वह अपने दादा दादी से कहता है कि दादा दादी आप थोड़े दिन तक यहीं पर मेरा इंतजार करो, मैं वापस आऊंगा और आपको यहां से लेकर जाऊंगा। ऐसा कहकर अमन वहां से चल देता है और घर आने के बाद अपने माता पिता से मिलता है। अब जैसे ही माता पिता अपने बेटे को काफी दिनों बाद अपने सामने देखते हैं तो उस पर बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, उसके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं और जैसे ही शाम के समय पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा था तो उसके बाद जो अमन होता है अपने मम्मी पापा से कहने लगता है कि माँ बाबूजी अब मुझे विदेश में ही नौकरी मिल गई है और वहीं पर मुझे रहना होगा। उसके बाद उसके माता पिता कहते हैं कि बेटा ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो वहाँ पर जाओ, वहाँ पर नौकरी करो। लेकिन तभी अमन उनसे कह देता है कि मैं आप लोगों को यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ सकता, आप ऐसा करो कल जाकर अपनी नौकरी से इस्तीफा दे आओ और उसके बाद हम सभी लोग विदेश में रहा करेंगे, मैं अच्छा खासा पैसा कमा लिया करूँगा और हमारा समय व्यतीत हो जाएगा। जो हॉस्पिटल वालों ने मुझे नौकरी दी है वहाँ पर मेरे रहने खाने का जुगाड़ भी है और वहाँ पर मैं अपनी फैमिली को भी रख सकता हूँ। बाद में जब दादा दादी वहाँ से आ जाएंगे तो उसके बाद हम लोग उन्हें भी वहीं पर ले जाएंगे। अब इस बात को सुनकर दोनों माता पिता इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं और दूसरे दिन सुबह सुबह उठकर जो अमन के पिता होते हैं वो सीधा अपनी कंपनी में जाते हैं जहाँ पर वो काम किया करते थे और वहाँ पर जाकर इस्तीफा दे देते हैं। उसके बाद अमन अपने माता पिता से कहता है कि माँ बाबूजी अपना सारा सामान पैक कर लीजिए और हम लोग यहाँ से चलते हैं। तो अमन के माता पिता अपने बेटे के कहे अनुसार सारा सामान पैक कर लेते हैं और जो भी रुपए पैसे होते हैं उनको एक छोटे बैग में रख लेते हैं। अब इसके बाद वे अमन के साथ चलने के लिए तैयार होते हैं तो अमन उनको लेकर अपने साथ एयरपोर्ट के लिए चल देता है। वहां से वो लोग ट्रेन पकड़ते हैं और ट्रेन से उतरने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। रास्ते में अमन के पिता ने अमन को पैसों वाला बैग दे दिया था, कहा था कि बेटा इसको तुम रखो, हम लोगों से कहीं गिर गया तो
अनर्थ हो जाएगा। उसके बाद अमन जैसे एयरपोर्ट पर पहुंचता है तो वहां जाने के बाद अपने माता पिता से कहता है कि माँ बाबू जी आप अभी थोड़ी देर मेरा वेट कीजिए, मैं अभी आता हूं, अभी अंदर जाकर मैं टिकट्स को कंफर्म करवा लेता हूं। इसके बाद अमन एयरपोर्ट के अंदर चला जाता है, लेकिन दूसरे गेट से वो बाहर निकल जाता है, अपने माता पिता की नजरों से छुपते हुए सीधा अपने दादा दादी के पास पहुंच जाता है। अमन अपने दादा दादी के पास पहुंच चुका था, लेकिन यहां पर अमन के माता पिता उसकी राह देख रहे थे और अमन की राह देखते देखते उन्हें काफी समय बीत जाता है। अब उसके बाद वो लोग घबराने लगते हैं, तो जो अमन के पिता होते हैं वो अपना फोन निकालते हैं और फोन निकालने के बाद अमन के पास फोन करने लगते हैं, लेकिन अमन उसका फोन नहीं उठा रहा था और थोड़ी देर बाद वह अपने फोन को स्विच ऑफ कर लेता है। अब जैसे अमन ने अपना फोन स्विच ऑफ किया था तो इसके बाद अमन के माता पिता को बड़ा ही बुरा लगता है, क्योंकि ना तो उनके पास पैसे हैं और उनका फोन भी उनका बेटा नहीं उठा रहा है। अब इस दिल्ली के अंदर वह किसी को जानते भी नहीं है जिससे वो मदद ले सके और वापस से अपने घर जा सके। धीरे धीरे शाम हो जाती है और शाम के बाद धीरे धीरे रात हो गई थी, लेकिन रात तक भी अमन के माता पिता वहीं पर बैठे रहते हैं। अब इसके बाद अमन अपने दादा दादी को एक रिक्शा में लेकर सीधा एयरपोर्ट पर पहुंचता है और वहां जाने के बाद अपने माता पिता के पास चला जाता है। अब जैसे ही माता पिता अमन को इतनी देर बाद देखते हैं तो उससे कहने लगते हैं कि बेटा तू कहां चला गया था, हमें तो बहुत ही डर लग रहा था और ऊपर से तुम्हारा फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। अब इसके बाद अमन अपने माता पिता से कहने लगता है कि माँ बाबू जी जो आपने किया था उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। अब इस बात को सुनकर उसके माता पिता थोड़े से असमंजस में पड़ जाते हैं, लेकिन तभी अमन उन्हें बता देता है कि तुमने जो दादा दादी के साथ किया है वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। उन लोगों को तुम ऐसे ही छोड़कर आ गए, मैंने तो तुमको थोड़ी ही देर के लिए छोड़ा था, लेकिन तुम लोगों ने तो उन्हें काफी दिनों से यहाँ पर छोड़ रखा है। अब इस बात को सुनने के बाद जो अमन का पिता होता है उसे इस बात की गिलानी होती है और उसके बाद वह अमन से कहने लगता है कि बेटा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं इस गलती को सुधारूंगा, मैं अभी जाता हूं अपने माता पिता को ढूंढने के लिए और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि दोस्तों जब अमन से वो लोग अलग हुए थे तो ये बात उसके पिता के दिमाग में पहले ही आ गई थी, लेकिन अभी तक उसने इस बात को जाहिर नहीं होने दिया था। लेकिन बेटे ने जैसे उसके सामने ये बात कही थी तो यह बात मजबूरन उसको जाहिर करनी पड़ती है और वो अपने बेटे से माफी मांगने लगता है। तो उनका बेटा कहता है कि मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, जिनके तुम गुनहगार हो उन्हीं से माफी मांगो। तो उसके बाद अमन के माता पिता अमन की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन तभी अमन उस ऑटो की तरफ इशारा करता है जिस ऑटो के अंदर उसके दादा दादी बैठे हुए थे। अब जैसे अमन का पिता अपने माता पिता को देखता है तो एकदम से उनके पास जाता है और उनके पैरों को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगता है, उनसे माफी मांगता है, कहता है कि माँ बाबूजी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर देना और आगे से जिंदगी में कभी भी आपको ऐसा मौका नहीं मिलेगा। अब इस बात को सुनने के बाद उसके माता पिता भी उसे माफ कर देते हैं और कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, जो हो गया उसे भूल जाओ। उसके बाद जो अमन के माता पिता हैं वो अपने माता पिता को अपने साथ लेते हैं और अमन भी उनके साथ चलता है और सभी लोग मिलजुल कर एक घर के अंदर रहने लगते हैं। अमन अब हॉस्पिटल में जॉब किया करता है और वह अपने दादा दादी का अच्छे से ख्याल रखा करता है। उसने अपने माता पिता को ऐसा आईना दिखाया जिस आईने को देखने के बाद वह कभी भी अपने माता पिता की इंसल्ट नहीं किया करते हैं और उनके अच्छे से देखभाल किया करते हैं। अब घर के अंदर उन्हें अच्छे से खाने के लिए मिला करता और टाइम पर अमन के माता पिता उसके दादा दादी के पैर भी दबाया करते हैं और उनकी अच्छे से देखभाल किया करते हैं। इसके बाद अमन की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद जो अमन की पत्नी आती है वह भी उस पूरे परिवार में घुल मिलकर रहने लगती है। तो दोस्तों ये थी कहानी एक लड़के की जिसने अपने दादा दादी के ऊपर अपने माता पिता को ऐसा सबक सिखाया जिसे वो जिंदगी भी चाहकर नहीं भूल सकते। आप क्या कहना चाहते हो अमन के बारे में, क्या कहना चाहते हो अमन के माता पिता के बारे में और क्या कहना चाहते हो अमन के दादा दादी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा बहुत हौसला मिले और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।